अध्याय 8। रेगिस्तान में लड़ाई। तीनों जब ओल्ड नेल्स के क्वार्टर के ऊपर छत पर बैठे थे तो उन्होंने नीचे के कमरे में बैठे अरबों की गुस्से भरी गालियां सुनी। अब्दुल समय समय पर टार्जन को अनुवाद कर रहा था। अब्दुल ने कहा, वे अब नीचे गली में रहने वालों को डांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने हमें इतनी आसानी से भागने दिया। गली में रहने वाले लोग कहते हैं कि हम उस रास्ते से नहीं आए थे, कि हम अभी भी इमारत के अंदर हैं और ऊपर वाले हम पर हमला करने के लिए बहुत काया हैं। वे उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बच गए हैं। अगर वे अपना झगड़ा जारी रखते हैं तो एक पल में उन्हें खुद भी लड़ना पड़ेगा। कुछ ही देर में इमारत में मौजूद लोगों ने तलाशी छोड़ दी और कैफे में लौट आए। कुछ लोग नीचे सड़क पर खड़े होकर धूम्रपान और बातें कर रहे थे। टार्जन ने लड़की से बात की और उसे उसके लिए किए गए त्याग के लिए धन्यवाद दिया, जो कि एक पूर्ण अजनबी था। मुझे तुम पसंद आए, उसने सरलता से कहा। तुम कैफे में आने वाले अन्य लोगों से अलग थे। तुमने मुझसे बदतमीजी से बात नहीं की। जिस तरह से तुमने मुझे पैसे दिए वह कोई अपमान नहीं था। आज रात के बाद तुम क्या करोगे? उसने पूछा। तुम कैफे में वापस नहीं जा सकते। क्या तुम सिदी आयशा में सुरक्षित रह भी सकते हो? कल ये सब भूल जाएगा, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे खुशी होगी अगर ऐसा हो कि मुझे इस या किसी और कैफे में कभी वापस न लौटना पड़े। मैं इसलिए नहीं रुकी क्योंकि मैं चाहती थी, मैं एक कैदी थी। एक कैदी? टार्जन ने अविश्वसनीय रूप से कहा। गुलाम शब्द बेहतर होगा, उसने जवाब दिया। मुझे रात में मेरे पिता के दरवाजे से लुटेरों के एक गिरोह ने चुरा लिया था। वे मुझे यहाँ लाए और इस कैफे को चलाने वाले अरब को बेच दिया। अब लगभग 2 साल हो गए हैं जब से मैंने अपने लोगों को आखिरी बार देखा है। वे बहुत दूर दक्षिण में हैं। वे कभी सिदी आयशा नहीं आते। क्या तुम अपने लोगों के पास लौटना चाहोगे? टार्जन ने पूछा। तो मैं तुम्हें कम से कम बो सादा तक सुरक्षित छोड़ने का वादा करता हूँ। वहाँ हम कमांडेंट के साथ मिलकर तुम्हें बाकी रास्ता भेजने का प्रबंध कर सकते हैं। ओह श्रीमान, वह रो पड़ी। मैं आपका एहसान कैसे चुका सकती हूँ? आप वाकई यह नहीं कह सकते कि आप एक गरीब औलद नेल के लिए इतना कुछ करेंगे। लेकिन मेरे पिता आपको इनाम दे सकते हैं, और वह देंगे क्योंकि वह एक महान शेख नहीं है। वह कडूर बेन सादेन है। कडूर बेन सादेन? टार्जन ने कहा। क्यों? कडूर बेन सादेन आज रात सिदी आयशा में हैं। उन्होंने कुछ घंटे पहले ही मेरे साथ खाना खाया था। सिदी आयशा में मेरे पिता? हैरान लड़की चिल्लाई। तो अल्लाह की स्तुति हो क्योंकि मैं वाकई बच गई हूँ। हशिश, अब्दुल ने चेतावनी दी। सुनो, नीचे से आवाजें आ रही थीं, जो रात की शांत हवा में साफ साफ सुनाई दे रही थीं। टार्जन शब्दों को समझ नहीं पाया, लेकिन अब्दुल और लड़की ने अनुवाद किया। वे अब चले गए हैं, बाद वाले ने कहा। वे आपको ही चाहते हैं, श्रीमान। उनमें से एक ने कहा कि जिस अजनबी ने आपको मारने के लिए पैसे की पेशकश की थी, वह अहमेद दीन सौलेफ के घर में टूटी कलाई के साथ पड़ा है, लेकिन उसने इससे भी बड़ा इनाम देने की पेशकश की थी अगर कोई बू सादा के रास्ते पर आपका इंतजार करे और आपको मार डाले। अब्दुल ने कहा, ये वही है जो आज पूरे बाजार में मिस्टर का पीछा कर रहा था। मैंने उसे फिर से कैफे में देखा, वह और एक और वे दोनों यहाँ इस लड़की से बात करने के बाद अंदर के आंगन में चले गए। जब हम कैफे से बाहर निकले तो उन्होंने ही हम पर हमला किया और गोलियां चलाईं। वे आपको क्यों मारना चाहते हैं, मिस्टर? मुझे नहीं पता, टार्जन ने उत्तर दिया, और फिर एक विराम के बाद, जब तक कि, लेकिन उसने बात पूरी नहीं की, क्योंकि जो विचार उसके दिमाग में आया था, जबकि यह रहस्य का एकमात्र उचित समाधान लग रहा था, साथ ही साथ बिल्कुल असंभव भी लग रहा था। कुछ ही देर में गली के लोग चले गए। आंगन और कैफे सुनसान हो गए। सावधानी से टार्जन ने खुद को लड़की की खिड़की की चौखट पर उतारा। कमरा खाली था। वह छत पर वापस आया और अब्दुल को नीचे उतारा, फिर उसने लड़की को प्रतीक्षा कर रहे अरब की बाहों में उतारा। अब्दुल खिड़की से नीचे सड़क पर थोड़ी दूर तक उतरा, जबकि टार्जन ने लड़की को अपनी बाहों में लिया और नीचे कूद गया, जैसा कि उसने अपने जंगल में कई बार अपने हाथों में बोझ लेकर किया था। लड़की के होठों से एक हल्की चीख निकली,
लेकिन टार्ज़न ने एक अगोचर झटके के साथ सड़क पर उतरकर उसे सुरक्षित रूप से उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। वह एक क्षण के लिए उससे लिपट गई। कितने ताकतवर हैं मिस्टर, और कितने सक्रिय, वह चिल्लाई। एलेड्रिया, काला शेर, खुद भी इससे ज्यादा नहीं है। मैं आपके इस एलेड्रिया से मिलना चाहता हूँ, उसने कहा। मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। और तुम मेरे पिता के द्वार पर आओ, तुम उसे देखोगे, लड़की ने कहा। वो हमारे उत्तर में पहाड़ों की एक चोटी पर रहता है, और रात में अपने ठिकाने से नीचे उतरकर मेरे पिता के द्वार को लूटता है। अपने शक्तिशाली पंजे के एक ही वार से वह एक बैल की खोपड़ी को कुचल देता है, और उस विलंबित यात्री के लिए दुख की बात है जो रात में एलेड्रिया से मिलता है। बिना किसी और दुर्घटना के वे होटल पहुंच गए। नींद में डूबे मकान मालिक ने अगली सुबह तक कडूर बेन सैडेन की तलाश शुरू करने पर कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन सोने के एक टुकड़े ने मामले को एक अलग ही रूप दे दिया। इसलिए कुछ ही क्षणों बाद एक नौकर ने कम देशी होटलों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए, जहां यह उम्मीद की जा सकती थी कि रेगिस्तान के शेख को अनुकूल संगति मिलेगी। टार्ज़न ने उस रात लड़की के पिता को ढूंढना जरूरी समझा, इस डर से कि वह सुबह सुबह अपने घर की यात्रा पर निकल सकता है और उसे रोका नहीं जा सकता। वे शायद आधे घंटे तक प्रतीक्षा करते रहे जब दूत कडूर बेन साडेन के साथ लौटा। बूढ़ा शेख अपने गर्वित चेहरे पर प्रश्नवाचक भाव लिए कमरे में दाखिल हुआ। महाशय ने मुझे ये सम्मान दिया है कि उसने बोलना शुरू किया, और फिर उसकी नज़र लड़की पर पड़ी। अपनी बाहें फैलाए हुए वह उससे मिलने के लिए कमरे में आया। मेरी बेटी, वह चिल्लाया, अल्लाह दयालु है, और आंसू ने बूढ़े योद्धा की लड़ाकू आंखों को धुंधला कर दिया। जब उसके अपहरण और अंतिम बचाव की कहानी कादुर बेन साडेन को बताई गई तो उसने टार्ज़न की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरे दोस्त, जो कुछ भी कडूर बेन सैडेन का है, वह तुम्हारा है, यहाँ तक कि उसका जीवन भी, उसने बहुत सरलता से कहा, लेकिन टार्ज़न जानता था कि ये कोई बेकार शब्द नहीं थे। ये तय किया गया कि हालांकि उनमें से 3 को लगभग बिना सोए ही साइकिल चलानी होगी, लेकिन सुबह जल्दी उठकर एक दिन में बौसादा तक साइकिल चलाने की कोशिश करना सबसे अच्छा होगा। पुरुषों के लिए ये तुलनात्मक रूप से आसान होता, लेकिन लड़की के लिए यह निश्चित रूप से थका देने वाली यात्रा होती। हालांकि वो इसे करने के लिए सबसे अधिक उत्सुक थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह अपने परिवार और दोस्तों तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, जिनसे वह 2 साल से अलग रह रही थी। टार्ज़न को लगा कि उसने अपनी आंखें बंद नहीं की थीं, और 1 घंटे बाद ही वह दल बौसादा की ओर दक्षिण की ओर बढ़ गया। कुछ मील तक तो रास्ता ठीक था और वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक ये रेत का ढेर बन गया, जिसमें घोड़े लगभग हर कदम पर गहरी पैठ बना रहे थे। टार्ज़न, अब्दुल, शेख और उसकी बेटी के अलावा शेख के कबीले के 4 जंगली मैदानी लोग थे, जो सिदी आइसा की यात्रा पर उसके साथ थे। इस प्रकार 7 तोपों से लैस, उन्हें दिन में हमले का कोई डर नहीं था, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे रात होने से पहले बौसादा पहुंच जाएंगे। रेगिस्तान की उड़ती रेत में एक तेज हवा ने उन्हें घेर लिया, जब तक कि टार्ज़न के होंठ सूखकर फट नहीं गए। आसपास के देश का जो थोड़ा बहुत हिस्सा वह देख पाया, वह किसी भी तरह से आकर्षक नहीं था। उबड़-खाबड़ देश का एक विशाल विस्तार, छोटी छोटी बंजर पहाड़ियों में लुढ़कता हुआ, और यहाँ वहाँ उदास झाड़ियों के झुरमुटों से घिरा हुआ। दूर दक्षिण में सहारा एटलस पर्वतमाला की धुंधली रेखाएं उभरी हुई थीं। टार्ज़न ने सोचा, अपने बचपन के खूबसूरत अफ्रीका से यह कितना अलग है। अब्दुल हमेशा चौकन्ना रहता था और आगे की ओर जितनी बार देखता था, उतनी ही बार पीछे की ओर भी देखता था। वे जिस भी पहाड़ी पर चढ़ते, उसके शिखर पर वह अपना घोड़ा खींच लेता और मुड़कर पीछे के इलाके को बड़ी सावधानी से देखता। आखिरकार उसकी सावधानी रंग लाई। देखो, वह चिल्लाया, हमारे पीछे 6 घुड़सवार हैं। कल शाम के आपके मित्र, इसमें कोई संदेह नहीं है, महाशय, कादुर बेन साडेन ने टार्ज़न से रूखे स्वर में कहा। इसमें कोई संदेह नहीं है, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। मुझे खेद है कि मेरी संगति आपकी यात्रा की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। अगले गांव में मैं रुकूंगा और इन सज्जनों से सवाल करूंगा, जबकि आप आगे बढ़ेंगे। आज रात बौसादा में मेरे होने की कोई आवश्यकता नहीं है,
और इससे भी कम इसलिए कि आप शांति से यात्रा न करें। अगर तुम रुक गए तो हम भी रुक जाएंगे, कादर बेन सैडेन ने कहा। जब तक तुम अपने दोस्तों के साथ सुरक्षित नहीं हो जाते या दुश्मन तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ देता, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब कहने को और कुछ नहीं है। टार्ज़न ने अपना सिर हिलाया। वो कम बोलने वाला व्यक्ति था और संभवतः इसी कारण से कादर बेन सैडेन ने उसे पसंद किया था, क्योंकि अगर कोई एक चीज़ है जिससे अरब घृणा करता है तो वह है बातूनी आदमी। दिन भर अब्दुल को पीछे से घुड़सवारों की झलक मिलती रही। वे हमेशा लगभग एक ही दूरी पर रहते थे। आराम के लिए कभी कभार रुकने पर और दोपहर में लंबे समय तक रुकने पर वे करीब नहीं आते थे। कादर बेन सैडेन ने कहा, वे अंधकार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और बहुत सादा पहुंचने से पहले ही अंधेरा छा गया। अब्दुल ने उन भयानक सफ़ेद वस्त्र पहने लोगों की आखिरी झलक देखी जो उनके पीछे चल रहे थे। शाम ढलने से ठीक पहले उन्हें पहचान पाना असंभव हो गया था। इससे ये स्पष्ट हो गया था कि वे अपने और अपने इच्छित शिकार के बीच की दूरी को तेजी से कम कर रहे थे। उसने यह बात टार्ज़न को फुसफुसाकर बताई, क्योंकि वह लड़की को डराना नहीं चाहता था। बंदर आदमी उसके पास वापस आ गया। अब्दुल, तुम दूसरों के साथ आगे बढ़ोगे, टार्ज़न ने कहा। यह मेरा झगड़ा है। मैं अगली सुविधाजनक जगह पर प्रतीक्षा करूंगा और इन लोगों से पूछताछ करूंगा। तो अब्दुल तुम्हारे पास प्रतीक्षा करेगा, युवा अरब ने उत्तर दिया, और कोई भी धमकी या आदेश उसे उसके निर्णय से विचलित नहीं कर सका। ठीक है, तो फिर, टार्ज़न ने जवाब दिया। ये हमारे लिए सबसे अच्छी जगह है। यहाँ इस पहाड़ी की चोटी पर चट्टानें हैं। हम यहाँ छिपे रहेंगे और जब ये सज्जन आएंगे तो हम उन्हें अपना हिसाब देंगे। उन्होंने अपने घोड़े खींचे और उतर गए। आगे की सवारी करने वाले अन्य लोग पहले ही अंधेरे में नजर नहीं आ रहे थे। उनके पीछे बू सादा की रोशनी चमक रही थी। टार्ज़न ने अपनी राइफल को बूट से निकाला और अपनी रिवॉल्वर को उसके होलिस्टर में से ढीला किया। उसने अब्दुल को आदेश दिया कि घोड़ों के साथ चट्टानों के पीछे चले जाएं, ताकि अगर दुश्मन की गोलियां चली तो वे उनसे बच सकें। युवा अरब ने वैसा ही करने का नाटक किया जैसा उसे कहा गया था, लेकिन जब उसने दोनों जानवरों को एक छोटी झाड़ी में सुरक्षित रूप से बांध दिया तो वह टार्ज़न से कुछ कदम पीछे पेट के बल लेट गया। बंदर आदमी सड़क के बीच में खड़ा होकर इंतजार कर रहा था। उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना था। अचानक उसके नीचे के अंधेरे से सरपट दौड़ते घोड़ों की आवाज आई और एक पल बाद उसने रात की ठोस पृष्ठभूमि के खिलाफ हल्के रंग के हिलते हुए धब्बे देखे। रुको, वह चिल्लाया, नहीं तो हम गोली चला देंगे। सफ़ेद आकृतियां अचानक रुक गईं और एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर फुसफुसाती हुई परिषद की आवाज आई और भूतों की तरह प्रेत सवार सभी दिशाओं में बिखर गए। फिर से रेगिस्तान उसके चारों ओर शांत हो गया। फिर भी यह एक अशुभ शांति थी जो बुराई का पूर्वाभास कराती थी। अब्दुल ने खुद को एक घुटने पर खड़ा कर लिया। टार्ज़न ने अपने जंगल में प्रशिक्षित कानों को ऊपर उठाया और तुरंत ही उसे रेत के माध्यम से घोड़ों की आवाज सुनाई दी जो उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर चुपचाप चल रहे थे। उन्हें घेर लिया गया था। फिर जिस दिशा में वह देख रहा था, वहां से एक गोली आई। एक गोली उसके सिर के ऊपर हवा में घूमी और उसने दुश्मन की बंदूक की चमक पर गोली चलाई। तुरंत ही हर हाथ से बंदूकों की तेज आवाजों ने ध्वनिहीन बंजर भूमि को तहस नहस कर दिया। अब्दुल और टार्ज़न ने केवल चमकती हुई आग पर ही गोली चलाई। वे अभी तक अपने दुश्मनों को नहीं देख पाए थे। कुछ ही देर में ये स्पष्ट हो गया कि हमलावर उनके स्थान के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, और जैसे जैसे उन्हें पता चलने लगा कि उनका विरोध करने वाले दल की संख्या कम है, वे और करीब आते जा रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति बहुत करीब आ गया, क्योंकि टार्ज़न जंगल की रात के अंधेरे में अपनी आंखों का उपयोग करने का आदी था। कब के इस तरफ इससे अधिक घोर अंधकार नहीं है, और दर्द की चीख के साथ एक काठी खाली हो गई। टार्ज़न ने धीमी हंसी के साथ कहा, संभावनाएं बराबर हैं अब्दुल, लेकिन वे अभी भी बहुत ज्यादा एक तरफा थे, और जब 5 बचे हुए घुड़सवार एक संकेत पर घूमे और उन पर पूरी ताकत से हमला किया तो ऐसा लगा कि युद्ध अचानक खत्म हो जाएगा। टार्ज़न और अब्दुल दोनों चट्टानों की ओट में छिप गए ताकि वे दुश्मन को अपने सामने रख सकें।
सरपट दौड़ते घोड़ों की तेज आवाजें, दोनों तरफ से गोलियां बरसाई गईं और अरब युद्धाभ्यास दोहराने के लिए पीछे हट गए, लेकिन अब उन दोनों के मुकाबले में सिर्फ 4 ही बचे थे। कुछ पलों तक आसपास के अंधेरे से कोई आवाज नहीं आई। टार्ज़न यह नहीं बता पाया कि अरबों ने अपनी हार से संतुष्ट होकर लड़ाई छोड़ दी है या वे सड़क पर आगे की ओर उन्हें रोकने के लिए इंतजार कर रहे हैं, जबकि वे बौसादा की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन उसे ज्यादा देर तक संदेह में नहीं रहना पड़ा, क्योंकि अब एक दिशा से नए हमले की आवाज आ रही थी। लेकिन मुश्किल से पहली बंदूक की आवाज आई थी कि अरबों के पीछे 1 दर्जन गोलियां चलीं। विवाद में एक नए दल की जंगली चीखें सुनाई दी और बौसादा की ओर जाने वाली सड़क से कई घोड़ों की टापें सुनाई दीं। अरबों ने आने वालों की पहचान जानने का इंतजार नहीं किया। टार्ज़न और अब्दुल के कब्जे वाली जगह पर हमला करते हुए वे सड़क के किनारे सिदी आयसा की ओर भाग गए। कुछ ही देर बाद कदौर बिन सादेन और उनके आदमी दौड़कर आए। बूढ़े शेख को ये देखकर बहुत राहत मिली कि न तो टार्ज़न को और न ही अब्दुल को कोई खरोंच आई थी। यहाँ तक कि उनके घोड़े भी घायल नहीं हुए थे। उन्होंने उन 2 आदमियों को ढूंढा जो टार्ज़न की गोलियों से मारे गए थे, और जब उन्हें पता चला कि वे दोनों मर चुके हैं, तो उन्हें वहीं छोड़ दिया जहाँ वे पड़े थे। शेख ने दुखी स्वर में पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उन लोगों पर घात लगाने की सोच रहे थे? अगर हम 7 लोग उनसे मिलने के लिए रुक जाते तो हम उन सभी को पकड़ सकते थे। फिर तो रुकना ही बेकार था, टार्ज़न ने जवाब दिया, क्योंकि अगर हम बस बौसादा की ओर बढ़ते तो वे तुरंत हम पर हमला कर देते और हम सब उलझ जाते। अब्दुल और मैं अपने झगड़े को किसी और के कंधों पर डालने से रोकने के लिए रुके थे ताकि उनसे सवाल जवाब कर सकें। फिर तुम्हारी बेटी है, मैं उसे बेवजह 6 आदमियों की निशानेबाजी के सामने उजागर नहीं कर सकता था। कदूर बिन सादेन ने अपने कंधे उचका दिए। उसे लड़ाई में धोखा खाने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। बौसादा के इतने करीब हुई इस छोटी सी लड़ाई में सैनिकों की एक टुकड़ी जुट गई थी। टार्ज़न और उसकी टुकड़ी शहर के बाहर ही उनसे मिली। प्रभारी अधिकारी ने उन्हें गोलियों का महत्व जानने के लिए रोका। मुट्ठी भर लुटेरे, कदूर बिन सैदेन ने जवाब दिया। उन्होंने हमारे 2 साथियों पर हमला किया जो पीछे रह गए थे, लेकिन जब हम उनके पास लौटे तो वे लोग जल्दी ही तितर-बितर हो गए। उन्होंने 2 लोगों को मार डाला। मेरे दल का कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। इससे अधिकारी संतुष्ट हो गया और उसने दल के लोगों के नाम लेने के बाद अपने आदमियों को झड़प स्थल की ओर रवाना कर दिया, ताकि यदि संभव हो तो पहचान के लिए मृत लोगों को वापस लाया जा सके। 2 दिन बाद कदौर बिन सादेन अपनी बेटी और अनुयायियों के साथ बौसादा के नीचे के दर्रे से होते हुए दक्षिण की ओर चले गए, दूर जंगल में अपने घर की ओर। शेख ने टार्ज़न से अपने साथ चलने का आग्रह किया था और लड़की ने अपने पिता के अनुरोधों के साथ अपनी विनती भी की थी, लेकिन हालांकि वो उन्हें यह नहीं समझा सका। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के बाद टार्ज़न के कर्तव्य विशेष रूप से बड़े हो गए थे, इसलिए वह एक पल के लिए भी अपना पद छोड़ने के बारे में नहीं सोच सकता था। लेकिन उसने वादा किया कि अगर उसकी शक्ति में होगा तो वह बाद में आएगा, और उन्हें उस आश्वासन से संतुष्ट होना पड़ा। इन 2 दिनों के दौरान टार्ज़न ने अपना लगभग सारा समय कादोर बिन सैदेन और उनकी बेटी के साथ बिताया था। वो कठोर और प्रतिष्ठित योद्धाओं की इस जाति में गहरी दिलचस्पी रखता था और उनकी दोस्ती से मिलने वाले अवसर का लाभ उठाकर उनके जीवन और रीति रिवाजों के बारे में जितना संभव हो सके सीखता था। उसने भूरी आंखों वाली लड़की के सुखद मार्गदर्शन में उनकी भाषा की मूल बातें भी सीखनी शुरू कर दीं। उन्हें जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख हुआ और वह अपने घोड़े को दर्रे के द्वार पर बैठाकर, जहां तक वह उनके साथ गया था, उस छोटे से दल को तब तक देखता रहा जब तक वह उन्हें एक झलक दिखा सकता था। यह लोग उसके दिल के मुताबिक थे। उनके जंगली, कठोर जीवन, जो खतरे और कठिनाई से भरे थे, ने इस अर्ध जंगली आदमी को आकर्षित किया क्योंकि उसने जिन महान शहरों का दौरा किया था, उनकी स्त्रैण सभ्यता के बीच कुछ भी उसे आकर्षित नहीं कर सका था। यह एक ऐसा जीवन था जो जंगल से भी बेहतर था, क्योंकि यहाँ उसे पुरुषों का साथ मिल सकता था, असली लोग जिनका वह सम्मान और आदर कर सकता था, और फिर भी वह उस जंगली प्रकृति के करीब हो सकता था जिसे वह प्यार करता था।
उसके दिमाग में एक विचार घूम रहा था कि जब वह अपना मिशन पूरा कर लेगा तो वह इस्तीफा दे देगा और अपने जीवन के बाकी हिस्से को कदूर बेन साडेन के कबीले के साथ रहने के लिए वापस लौट जाएगा। फिर उसने अपने घोड़े का सिर मोड़ा और धीरे धीरे वापस बो सादा की ओर चल पड़ा। होटल डू पेटिट सहारा के सामने, जहां टार्जन बो सादा में रुका था, बार, 2 डाइनिंग रूम और रसोई से घिरा हुआ है। दोनों डाइनिंग रूम सीधे बार से खुलते हैं और उनमें से एक गैरिसन के अधिकारियों के उपयोग के लिए आरक्षित है। जब आप बार रूम में खड़े होते हैं तो आप चाहें तो किसी भी डाइनिंग रूम में देख सकते हैं। ये वह बार था जहां टार्जन ने कदूर बेन सेडेन और उनकी पार्टी को तेजी से आगे बढ़ाने के बाद वापसी की। अभी सुबह का समय था, क्योंकि कदूर बेन सेडेन ने उस दिन दूर तक जाने का फैसला किया था, इसलिए ऐसा हुआ कि जब टार्जन वापस लौटा तो मेहमान अभी भी नाश्ता कर रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र अधिकारियों के भोजन कक्ष में गई, टार्जन ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी आंखों में दिलचस्पी जगा दी। लेफ्टिनेंट गेरनुइस वहां बैठे थे और जैसे ही टार्जन ने देखा, एक सफ़ेद लिबास पहने अरब व्यक्ति उनके पास आया और झुककर लेफ्टिनेंट के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर वह दूसरे दरवाजे से इमारत से बाहर निकल गया। अपने आप में वह चीज़ कुछ भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वह आदमी अधिकारी से बात करने के लिए झुका, टार्जन की नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ गई जो उस आदमी के बरनूज के आकस्मिक अलग होने से प्रकट हो गई थी। वह अपना बायां हाथ एक गोफन में बांधे हुए था।